लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी मीन्स लैंड टैक्स, जमीन का कर, कि हाउ द पीपल पेड लैंड रेवेन्यू। अपनी जो जमीन होती थी किसानों के पास, वो अपनी जमीन का टैक्स ब्रिटिशर्स को कैसे पे करते थे। तो देयर वर 3 टाइप्स, अलग अलग टाइप से, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप से टैक्स पेड किया जाता था। इन दिस द फर्स्ट was permanent settlement. Permanent settlement. It was introduced by Cornwallis in बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कॉर्नवालिस ने इसको चलाया था। अंडर दिस सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था कि द जमींदार वॉज द ओनर ऑफ लैंड। जो जमींदार होता था वो सारी गांव में जितनी जमीन होती थी उस सबका वो ओनर होता था। एंड ही कुड कलेक्ट एज मच एज रेवेन्यू टू द पीजेंट। वो पीजेंट से, पीजेंट्स मीन्स फार्मर, फार्मर से वो जितना हो सकता था उतना रेवेन्यू, उतना टैक्स वो कलेक्ट कर सकता था। एंड बट ही हैड टू पे अ फिक्स अमाउंट टू द ब्रिटिशर्स। लेकिन उसको ब्रिटिशर्स को तो एक फिक्स अमाउंट ही पे करना होता था। Thus this permanent settlement was the more beneficial to the जमींदार। इस तरह से जो परमानेंट सेटलमेंट है वो ब्रिटिशर्स से ज्यादा जमींदार के लिए ज्यादा लाभदायक रही। नाउ सेकेंड सिस्टम वॉज ड्योतवाली सिस्टम। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मुंबई एंड चेन्नई। ड्योतवाली सिस्टम को मुंबई और चेन्नई में इंट्रोड्यूस्ड किया गया। इन दिस सिस्टम पीजेंट वॉज द लैंड ओनर। जो पीजेंट होता था वही लैंड ओनर होता था, वही अपनी जमीन का मालिक होता था। एंड ही हैड टू पे टू डायरेक्ट टू द ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे उनको डायरेक्ट पे करना पड़ता था। बट इफ ही फेल्ड टू पे, लेकिन अगर वो अपना रेवेन्यू पे करने में फेल हो जाता है तो ही लॉस्ट हिज मनी, ही लॉस्ट हिज लैंड। उसकी जो जमीन होती थी वो उससे छीन ली जाती थी। एंड थर्ड वॉज महलवाड़ी सिस्टम। इन दिस महलवाड़ी सिस्टम, महल मीन्स विलेज, ओके। तो नाउ हियर व्हाट हैपन, विलेज जो गांव का होता था, पूरे गांव का एक अमाउंट फिक्स होता था और पूरे गांव को मिलकर के, सारे गांव के जितने भी पीजेंट होते थे, फार्मर्स होते थे, उन सबको मिलकर के एक फिक्स अमाउंट उनको ब्रिटिशर्स को पेड करना होता था। नाउ दिस 3 different system of land revenue policy. Rail and transport system. Rail and road route were developed for traveling, and telegraph and post system was developed to send message and information. Means traveling के लिए, क्योंकि because they were Britishers, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटेन से, they belong to ब्रिटेन से थे। तो फॉर देयर ट्रेवलिंग, क्योंकि उनको यहाँ से वहां आने जाने के लिए। एंड फॉर सेंडिंग द रॉ मटेरियल टू देयर कंट्री, अपनी कंट्री में रॉ मटेरियल भेजने के लिए। एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो बना हुआ माल को वापस अपनी इंडिया में लाने के लिए, टू ब्रिंग इन द इंडियन मार्केट में लाने के लिए दे नीड द ट्रांसपोर्टेशन। सो दे डेवलप्ड रेल एंड रोड रूट, इसलिए उन्होंने रेल और रोड रूट का डेवलपमेंट किया। और वो जब बार बार तो आना जाना कर नहीं सकते, फॉर सेंडिंग देयर मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन, अपनी मैसेज और अपने इन्फॉर्मेशन को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाने के लिए उन्होंने टेलीग्राफ और पोस्ट सिस्टम को भी उन्होंने डेवलप किया था। लॉर्ड डलहौजी, a number of roads were repaired and maintained by Lord Dalhousie and Lord William Bentinck. लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द मॉडर्न पोस्ट एंड टेलीग्राफ। जो मॉडर्न पोस्ट और टेलीग्राफ का जो सिस्टम है वो उनको ब्रिटिशर्स की ही हमारी कंट्री में देन है। लॉर्ड डलहौजी ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। और सबसे पहली जो टेलीग्राफ की जो लाइन है, टेलीग्राम जिसको अभी हम बोलते हैं, जो जिससे मैसेज बहुत क्विकली पहुंचता है, जल्दी पहुंचता है, वो लाइन जो सबसे पहले डाली गई थी कोलकाता से लगा करके आगरा तक। और इसी तरह से सबसे पहले जो ट्रेन के लिए जो रेलवे लाइन डाली गई थी वो मुंबई से लगा करके थाने तक डाली गई थी 1853 में। दिस ऑल द फैसिलिटीज वर ओनली फॉर द ब्रिटिशर्स। ये ब्रिटिशर्स ने जितनी भी फैसिलिटी करी थी वो सिर्फ वो उन्होंने खुद के हित के लिए करी थी, उनका, क्योंकि उनमें उनका खुद का बेनिफिट था, उनका खुद का फायदा। पॉइंट इज इंडियन सोसाइटी इन 18th-19th सेंचुरी। 18th-19th सेंचुरीज में हमारे इंडिया की सोसाइटी, हमारा भारतीय समाज है, वो कैसा था
दो वी नो दे हैरेस्ड इंडियंस टू मच, हालांकि हम जानते हैं कि इंडियंस ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बहुत ज्यादा अत्याचार किया, उनको बहुत ज्यादा परेशान किया है, बट दे डिड सम गुड थिंग्स ऑल्सो, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटीज में उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे सुधार किए हैं। एज फीमेल इन्फेंटिसाइड वॉज एबोलिश्ड बाय अ लॉ पास्ड बाय लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने एक कानून पास किया जिसके तहत कन्याओं को, पहले जो लड़कियां होती थी उनकी हत्या कर दी जाती थी, उनको मार दिया जाता था। तो जो फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब कि भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को गर्भ में ही मार देना, उसके खिलाफ उन्होंने एक कानून पास किया, उसको बंद करवाया। बेंटिंग पास्ड अ लॉ इन 1829 टू एबॉलिश सती सिस्टम। सती सिस्टम को बेंटिंग ने एक नियम पास किया था, उसके तहत सती सिस्टम को खत्म किया गया। सती सिस्टम किसको कहते हैं? हमारे इंडियन कल्चर में पहले क्या होता था कि जब मैन और वुमेन का जो कपल होता है, जो जोड़ा होता है पति पत्नी का, उसमें जब पति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद पत्नी को भी समाज वाले, उस समय सोसाइटी के लोग कंपेल करते थे कि नाउ नो नीड टू लिव लाइफ मोर, कि अब उसको जीने की क्या जरूरत है, ये सोच करके पति के साथ ही पत्नी को भी उसकी चिता में उसके साथ में ही जला देते थे। तो इट वॉज ऑल्सो नो, जो कि गलत था। तो बेंटिंग ने एक नियम पास किया और उसके साथ में उसने सती सिस्टम को बंद करवाया। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ओडिसी के साथ में हमारे खुद की कंट्री के भी बहुत सारे लोग थे जो कि समाज में बहुत सारा सुधार लाने के काम किया और उनका साथ दिया ब्रिटिशर्स ने। जस्ट लाइक द इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स वर राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस मेड एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन पिटीफुल कंडीशन ऑफ विडोज। विडोज जो विधवा हो जाती है, जिस पति की डेथ के बाद, जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो लेडी विडो हो जाती है, उनकी बहुत बुरी कंडीशन थी हमारे इंडियन सोसाइटी में। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड की डेथ के बाद में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उसको ना तो घर में कोई अच्छी उसकी कंडीशन होती थी, ना समाज वाले उसको अच्छा मानते थे, मनुष्य उसको कहते थे, न वो ढंग से उनको खाना देते थे, न वो बिस्तर पे सो सकती थी। इस तरह से उनकी जो कंडीशन थी वो कुल मिलाकर के उनकी बहुत बुरी स्थिति थी। तो उनकी स्थिति में सुधार लाने का भी काम किया गया। चाइल्ड मैरिज एंड इलिटरेसी, उसके अलावा जो बाल विवाह होता है उसके भी खिलाफ बोला गया। और जो असाक्षरता मीन्स कि सबको पढ़ना चाहिए, जो लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, उन सबके खिलाफ बहुत सारे रिफॉर्मेंस, बहुत सारे चेंजेस किए गए। ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम सम पेरेंट्स सोल्ड देयर चिल्ड्रन विच रिजल्टेड इन स्लेव सिस्टम। उस समय में क्या होता था कि इकोनॉमिक जब प्रॉब्लम होती थी तो जो कुछ पेरेंट्स होते थे वो क्या करते थे, अपने बच्चे को बेच देते थे किसी जमींदार के वहां, या फिर जो भी कोई रिच फैमिली का होता था उनके वहां पर कुछ पैसे लेकर के अपने बच्चे को बेच देते थे। और बेच देते थे तो फिर उम्र भर के लिए वो जो भी बच्चा होता था वो उनके वहां पर उनका गुलाम बन करके रह जाता था। तो दिस सिस्टम वॉज ऑल्सो एबोलिश्ड इन 1843। 1843 में ये जो स्लेव सिस्टम होता है उसको भी पूरी तरह से बंद किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में उस समय एजुकेशन का क्या सिस्टम था? बिफोर द मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन से पहले देयर वर गुरु आश्रम, पाठशाला, मदरसा इन इंडिया। हमारे इंडिया में गुरु आश्रम में, मदरसा में और पाठशालाएं लगाई जाती थी छोटे बच्चों को, वहां पर उनको पढ़ाया जाता था। द ब्रिटिश स्टार्टेड मॉडर्न एजुकेशन एट देयर ओन लेवल। उन्होंने अपने खुद के लेवल पर मॉडर्न एजुकेशन का स्टार्ट किया। उसमें उन्होंने दे स्टार्टेड टू एजुकेट इंग्लिश ऑल्सो, वहां पर उन्होंने इंग्लिश पढ़ाना भी स्टार्ट किया। सम इंडियंस ऑल्सो हेल्प्ड देम, और हमारे यहाँ के इंडिया के कुछ लोगों ने भी उनकी हेल्प की। सो दे एस्टेब्लिश्ड सम यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह पर उन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज की स्थापना की। दे टॉट देयर इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, अब उन लोगों ने इंग्लिश भी पढ़ाना स्टार्ट किया। सो आर इंडियंस ऑल्सो स्टार्टेड टू गेट द एजुकेशन and they got an opportunity to gain knowledge about the important events, new invention and welfare activities happening in other parts of the world. अब हमारे यहाँ के इंडियंस भी
अलग अलग आविष्कारों के बारे में, अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में, और कहाँ पर क्या हो रहा है सारी जानकारी अब इंडियंस के भी हासिल होने लग गई। बिकॉज नाउ दे आर गेटिंग इंग्लिश एजुकेशन, क्योंकि पहले यही कहीं लैकिंग हो रही थी कि दे डोंट नो इंग्लिश, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, इसकी वजह से वो सारी चीजों की जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहे। एंड लाइक दैट द इंडियंस आर गेटिंग दिस ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू द प्रेस एंड कम्युनिकेशन। इस तरह थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप you got whatever I taught today. If you have any doubt, you can contact me personally. Now it is your homework. Complete the exercise in your book, and I will send a PDF of question answer. You have to learn and write them in your classwork notebook along with hard words. Thank you. See you again in next class. Bye.